नमस्कार। जैसा कि अभी हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में विशेष शिक्षक की भूमिका पार्ट 2 में हम लोग बात करते हैं। और अभी हमने बताया कि बच्चों को कौन कौन से माध्यम से क्या क्या चीजें सिखाई जा सकती हैं। तो हम आप सभी लोगों को अब ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य हो, विशेष शिक्षकों का जो लक्ष्य हो, वैयक्तिक शिक्षा योजना, जैसे आईपी पे हमने बोला था कि आईपी पे हम आपसे बात करेंगे, तो आईपी में प्रमुख बातें क्या क्या होनी चाहिए, इन बातों का हमको ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है वर्तमान स्तर, बच्चे की वर्तमान शैक्षिक स्थिति क्या है। आईपी बनाते समय सर्वप्रथम इस बात को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का स्तर क्या है, बच्चे की स्थिति क्या है। अगर हमने इस बात को पकड़ लिया तो बच्चे की आईपी हम बहुत अच्छी बना सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारा लक्ष्य वार्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है और त्रैमासिक भी हो सकता है और 6 माह का भी हो सकता है। तो हम कैसे भी बना सकते हैं बच्चे के ज्ञान के स्तर के अनुसार। तो मापनीय शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण हमको क्या करना चाहिए और आगे हम उनको विशेष सेवाएं क्या क्या दे सकते हैं, संसाधन सहयोग, समय सारणी, इन सब विषयों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। हमारी अगली बात आती है मूल्यांकन विधि। हम मूल्यांकन विधि कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रगति की जांच व रिपोर्टिंग करना, बच्चे पे क्या प्रगति हो रही है, कुछ प्रगति हो भी रही है या नहीं हो रही है, इन सब चीजों पर भी ध्यान हमको देना चाहिए। और अभिभावक परिवार सहभाग मीन्स होता है अभिभावकों का कितना इंटरवेंशन है, कितना वो अभिभावक अपने बच्चे पर लगाव रख रहे हैं, अभिभावक अपने बच्चों को कितना जानना चाहते हैं, कितना बता रहे हैं, कितना बच्चा सीख रहा है, उनकी भागीदारी कितनी है। यदि अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान दें तो हम अच्छे से बच्चे में आईपी में हम सहयोग कर सकते हैं। आईपी का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करा पाएंगे। लास्ट बात आती है संक्रमण योजना, भविष्य की शिक्षा की तैयारी। आईपी में इन सब चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि भविष्य में हम क्या बताएंगे, भविष्य में बच्चा हमारा कहाँ तक सीखेगा, बच्चा हमारा कहाँ तक जान सकता है, इस पर वो अच्छे से जान पाएगा। बच्चों में शिक्षण विधियां एवं रणनीतियां, हमारी शिक्षण की विधियां क्या है और पद्धति क्या है, हम किस पद्धति से बच्चे को बता रहे हैं, इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दृश्य शिक्षण, चित्र, जैसा मैंने पीछे भी बताया था आपको कि दृश्य अगर हम लोग चित्र दिखाते हैं, चित्र के माध्यम से शिक्षा और वाक्पट्टी के माध्यम से शिक्षा, जैसा कि इसमें लिखा भी है, वीडियोज के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, फ्लैश कार्ड, मल्टीमीडिया का उपयोग करके अगर हम बताएं तो वो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। और बहुसंवेदी उपागम, जैसे जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, क्योंकि आईपी हम एक व्यक्ति के एक दिव्यांगता से संबंधित नहीं बना रहे हैं, बल्कि आईपी हम सभी के लिए बना रहे हैं, किसी भी वो दिव्यांगता से हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर उससे उसकी भी आईपी बने तो उस पर भी अच्छे से हम काम कर सकते हैं। बहुसंवेदी उपागम, स्पर्श, जो विजुअल इंपेयर्ड होते हैं उनके लिए, दृष्टि, कंपन एकीकृति, जैसा आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा कि जो हमारी मोबाइल होती है वो कंपन करती है, वो किनके लिए है, वो श्रवण अक्षम बच्चों के लिए है। जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे सुन नहीं सकते, श्रवण बाधिता से संबंधित हैं, उन बच्चों के लिए वाइब्रेशन है। और जो आवाज है वो हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। तो जिसका उपयोग करके हम सरलता से पढ़ सकें, जान सकें, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। खेल आधारित शिक्षा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे श्रवण बाधित बच्चे, हमारे यहाँ मूक बधिर जो विद्यालय है, श्रवण बाधित विद्यालय है हमारा, राजीव गांधी श्रवण बाधित विद्यालय, उसमें भी बच्चे इतना बढ़िया नाट्य, कला, संगीत इतना बढ़िया करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको ट्रेनिंग कर दी जाए तो अच्छे से कर सकते हैं। भूमिका निभाना, वो किस प्रकार से राजा बनना है, किस प्रकार से हमको एक कलाकार बनना है, किसी प्रकार से हमको किसी नाटक की भूमिका निभाना है, शिक्षा में कैसे आना है, शिक्षा को कैसे बताना है, इसकी बात को ध्यान देते हैं।
फिर रचनात्मक गतिविधियां, अगर इन बच्चों को आर्ट सिखाया जाए तो ये बहुत अच्छे से श्रवण बाधित आर्ट में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और कर सकते हैं। अगली बात आती है हस्तक्षेप विधि। व्यक्तिगत ध्यान, छोटे समूह व सहकर्मी की सहायता। अगर हम व्यक्तिगत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, उस पर हम लोगों का हस्तक्षेपण हो, शिक्षक का, माता पिता का, या हम स्वयं अपने से जाने कि हमारी क्या कमियां रह गई, तो और उनके समूह में क्या है, वो समूह किस दिशा में जा रहा है, पढ़ाई की दिशा में जा रहा है या और किसी दिशा में जा रहा है, और सहकर्मी की सहायता, जो उनके फ्रेंड सर्किल है, जो हम लोग भी सहकर्मी हैं, हम लोग शिक्षक हैं तो हमारी भी उतनी ही भूमिका होती है, हमको भी इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। सहायक तकनीकी, जो हमारे एडिशनल हमको तकनीकी की सुविधा मिलती है, जैसे हम किसी तकनीकी की सहायता लेकर के वीडियोस बना करके आप लोगों को बताते हैं, तो उस प्रकार से एफएम सिस्टम है, हियरिंग लूप सिस्टम है, कैप्शनिंग स्मार्ट बोर्ड है, जिसे देख रहे हैं ये स्मार्ट बोर्ड है, ये इन सब चीजों को सहायता लेकर हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, आप देखिए कि समूह परियोजनाएं, टीम वर्क, सामाजिक भागीदारी, अगर सामाजिक भागीदारी हो तो बच्चे अच्छे से काम कर सकते हैं। सामाजिक भागीदारी तभी आएगी जब बच्चों को हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ेंगे, समाज की मुख्य धारा में उनसे काम कराएंगे, उनको बताएंगे कि आप भी समाज की मुख्य धारा में हैं, आप भी जान सकते हैं, आपका भी वो उतना ही वो है, जिम्मेदारी है जितना हमारा है। अब आ गया देखिए सहायक तकनीकी एवं उपकरण। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी कठिनाइयों को कुछ हद तक सरल कर देते हैं। सबसे पहले आता है हियरिंग एड। हियरिंग एड कैसा हो सकता है? जो ऑडियोलॉजिस्ट या ईएनटी सर्जन से पूछ करके ही कान की मशीन को हमें अपने कान में लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस प्रकार से हमें कौन सी कान की मशीन लगाना चाहिए। अगली बात आती है एफएम सिस्टम, शोर में स्पष्ट ध्वनि संप्रेषण। एफएम सिस्टम क्या करता है, वो जो बाहर की आवाजें होती हैं उनको कम करके आपके उसमें कान में वही धुन डालता है, जो व्यक्ति जो बोल रहा है वही धुन जाती, बाकी पंखे की आवाज या शोरगुल की, बाहर के शोरगुल की आवाज वो सब खत्म कर देता है। कॉक्लियर इम्प्लांट, ये बहुत बड़ी चीज है। कॉक्लियर इम्प्लांट अगर बच्चे में जितने ही जल्दी लगाई जाए, यह प्रायः 6 से 7 वर्ष तक लास्ट है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सबसे कम समय में जितना ही जल्दी हो सके बच्चे में लगवा लेना चाहिए। बच्चों में यह बहुत अच्छे से वो हो सकता है, बच्चे अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले लगवाना पड़ेगा। और किसी प्रकार की समस्या होती है कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9335945934, डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी। यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो भी हमारा नंबर मिल जाएगा। स्मार्ट बोर्ड की बात आती है। स्मार्ट बोर्ड, अब देखिए, दृश्य, श्रव्य और संयुक्त शिक्षण। स्मार्ट बोर्ड क्या करता है, यह हमको दिखाता भी है और बताता भी है और बोलता भी है और समझाता भी है, ये कई काम करता है। इससे हम कैसे काम लेना जानते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे जानना चाहते हैं, इस पर हम जान सकते हैं। मोबाइल एप्स, आईएसएल अनुवाद, वाक से पाठ करना। जैसे आपने देखा होगा विजुअल इम्पेयर्ड लोग मोबाइल्स पे डालते हैं और वो कुछ भी चीज बोलते हैं तो उसका उत्तर वो बोल के दे देता है कि आपकी गाड़ी इतने बजे आनी है, आपको यहाँ से ये गाड़ी मिलेगी। वो मोबाइल का प्रयोग करके सब कुछ जान सकते हैं। अलर्ट सिस्टम, आपने देखा होगा मोबाइल में कंपन सिस्टम होता है, बेल बजता है, तो प्रकाश आधारित सूचना प्रणाली। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो वो अपना मोबाइल देख रहा है, तो अगर उसमें कंपन बेल की सूचना, ये बेल की अगर आ गया तो वो तुरंत जान जाता है। अगली बात आती है हियरिंग लूप। सार्वजनिक स्थानों में आप लोगों ने देखा होगा, एक जैसे जहाज में लगाते हैं उस प्रकार से, अगर हम हियरिंग लूप, ये भी हियरिंग एड का ही रूप है,
और अगली बात आती है कैप्शनिंग वीडियो में उप शीर्षक सेवा। जैसे कुछ चीजें हम लोग वीडियो चलाते हैं तो उसमें लिख करके भी आता है। जब ISL जब श्रवण बाधितों के लिए दूरसंचार के माध्यम से या हम टीवी में देखते हैं या किसी ऐसी सूचना में देखते हैं, किसी बड़े प्रोग्राम में देखते हैं, तो आप देखिए कि एक ISL के जानकार वहां पर साइन करते रहते हैं और टीवी में कुछ चीजें चलती रहती हैं, एक लाइनिंग बनी रहती है, तो वो कैप्शन में पढ़ते रहते हैं, वो जानते रहते हैं। परिवार एवं समुदाय की सहभागिता, इस पर हम बात करते हैं कि परिवार की भूमिका और समुदाय की भूमिका दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है तो अलग लेकिन उद्देश्य एक है। घर में सांकेतिक भाषा का अभ्यास, जागरूकता अभियानों से भागीदारी। घरों में हम जो बात स्कूलों में पढ़ाई जाती है वह हमको अपने घर में भी उसका अभ्यास कराना जरूरी है और चाहिए। श्रवण यंत्र की देखभाल, समावेशी वातावरण का निर्माण। देखिए परिवार की भूमिका ये है, समुदाय की भूमिका ये है, तो हमें श्रवण यंत्र जो बच्चा लगाया है उसका सेल कैसा है, उसमें आवाज कैसे आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित चिकित्सा अनुवर्तन, उसकी कान के श्रवण ह्रास की चिकित्सा भी बहुत जरूरी है, उसको करते रहना चाहिए। भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, चिकित्सा अनुवर्तन में स्थानीय संसाधनों का सक्रिय उपयोग, जो हमारा संसाधन है उसका भी उपयोग करना चाहिए। अब अगली बात आती है सामाजिक स्वीकृति व सम्मान। भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, जैसे आप ये काम कर सकते हो, आप ये कर लोगे, आपके लिए ही ये बना है। जैसे कोई भी बात होती है, वो नहीं हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं बोल पाएंगे, यहाँ हम कैसे बैठेंगे, किसी प्रोग्राम में कैसे जाएंगे, तो आपको ये बोलना है, नहीं आप भी जाओगे, आप कर पाओगे, आपके लिए ये बना है। और उसमें सामाजिक स्वीकृति, समाज में जाकर के दिव्यांगों पर कोई हंसे नहीं, ये बोल नहीं पाएगा, ये सुन नहीं पाएगा, कैसे करेगा, उसका मजाक उड़ाना, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को रोकना है। हमारा और आपका सभी का उद्देश्य है कि हम लोग समाज की मुख्य धारा में दिव्यांगजनों को लाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हो, उस दिव्यांगता को खत्म करेंगे, बल्कि हम उसकी जो दिव्य शक्ति उसमें छिपी हुई है उसको हम नया करेंगे और लाएंगे, उसमें अच्छा करेंगे। समाज की स्वीकृति व सम्मान, वहां पर सम्मान अगर देंगे तो अच्छा होगा। विद्यालय से नियमित संपर्क, विद्यालय में अभिभावक को चाहिए, परिवार को चाहिए कि विद्यालय से नियमित संपर्क में रहें, बच्चा हमारा कहाँ किस हद तक सीख पाया है। स्वयंसेवी सहयोग, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में जो समुदाय में जो अपनी भूमिका निभाते हैं समाज की मुख्य धारा में, उनकी एक बात से कहीं कुछ अच्छी बात हो जाती है तो उनको भी सहयोग करना चाहिए। बच्चे की प्रगति में रुचि, सरकारी योजनाओं से जोड़ना, जब बच्चों में जोड़ना चाहिए, बच्चों में अगर जोड़ा है तो अच्छा होगा। तो अब हम यह देखते हैं कि बच्चों में अगर जोड़ा जाए तो अच्छे से हो सकता है। हम अगले पार्ट में मिलते हैं आप सभी लोगों से कि विशेष शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसके बाद आप सभी से मिलते हैं। जय हिंद।